नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। अब से 14 घंटे के बाद यानी कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और भारत के अगले 5 साल के भविष्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन आज सियासी गलियारे में दो चर्चाएं जोरों पर हैं। एक तरफ चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि मोदी आएंगे दोबारा, तो उधर राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जा रहे हैं। इधर काउंटिंग से पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की अपील की है। आज की अड़ी इसी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चीन ने क्या कहा है, आइए वो दिखा देते हैं। चीन की तरफ से भविष्यवाणी कर दी गई है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये कहा है चीन ने। तो चीन की भविष्यवाणी क्या है, ग्लोबल टाइम्स ने क्या बात सामने रखी है, बता दें। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा ये भी कि विदेश नीति पर आगे बढ़ेंगे, यानी विदेश नीति को जिस दिशा में आगे लेकर जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, वो एक बार फिर पीएम बनेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। आर्थिक प्रगति भी जारी रखेंगे, यानी आर्थिक प्रगति भी तेजी से भारत में जारी रहेगी, यानी उन्हीं नीतियों को आगे और बढ़ाएंगे तेजी के साथ। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। स्थिर द्विपक्षीय संबंध दोनों के हित में हैं, यानी अब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये बात भी सामने रखी जा रही है कि कैसे स्थिरता दोनों देशों के बीच, चीन और भारत के बीच, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार होगी और स्थिरता आएगी। भारत के साथ संबंध बेहतर होंगे, यानी चीन की तरफ से ये रुख भी साफ कर दिया गया है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स को माना जाता है कि वो सरकार का मुखपत्र है, जो सरकार का पक्ष है वही ग्लोबल टाइम्स सामने रखता है। तो इस तरह की बात अब ग्लोबल टाइम्स से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मोदी सरकार को लेकर चीन की जो भविष्यवाणी है वो हमने आपको दिखा दी। अब आप ये भी सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है अभी तक इन चुनावों के नतीजों को लेकर। सुनिए। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। पहले मोदी। तो विदेश में चीन में एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए तीसरी बार भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता पर काबिज होने वाले हैं और किस तरह से आगे संबंध बढ़ेंगे इसकी बात हो रही है। तो वहीं देश में राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, सरकार नहीं बनेगी। आपको लेकिन हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी बता देते हैं। एग्जिट पोल जो सामने रख रहा है आंकड़े, वो इस तरह से। सबसे पहले आपको हम एग्जिट पोल के आंकड़े बताने जा रहे हैं। TV9 के एग्जिट पोल में एनडीए को 346 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 162 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 35 सीटें आने का अनुमान है TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक। अगर पार्टी की बात करें तो अकेले बीजेपी को 311 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को खुद अपने दम पर 65 सीटें ही मिल रही हैं। ये एग्जिट पोल का अनुमान है। एग्जैक्ट पोल कल सुबह से आएगा, वो भी बड़ी कवरेज आप लगातार TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। लेकिन अब आपको पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी दिखा देते हैं, यानी एक एवरेज दिखा देते हैं। सभी जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो एग्जिट पोल दरअसल कहां पर जाकर टिक रहे हैं, उसका एवरेज क्या है, अनुमान सबका क्या है। देखिए, हम आपको पोल्स ऑफ पोल भी दिखा देते हैं। जो पोल ऑफ पोल है वो क्या बताता है। TV9 पोलस्ट्रैट एनडीए को 346 सीटें दे रहा है। तो देखिए, इसके अलावा इंडिया को 162 हम दे रहे सीटें और अन्य को 35 सीटें मिल रही हैं। एक्सिस जो है वो 381 सीटें एनडीए को दे रहा है, 148 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 14 अन्य के खाते में जा रही हैं। इसी तरह से CNX 386 सीटें दे रहा है एनडीए को, 124 इंडिया गठबंधन को और 33 अन्य के खाते में। चाणक्य 400 सीटें दे रहा है एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 107 सीट, अन्य के खाते में 36 और सी वोटर 367, 167 और 8 सीटें। तो देखिए, जो पोल ऑफ पोल्स है वो 376 पर जाकर टिकता है। जो एवरेज है वो अगर एनडीए की बात करें तो 376 पर पहुंचता है एवरेज, इंडिया गठबंधन का 141 सीट पर और अन्य के खाते में 26। तस्वीर यानी अभी तक ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो 300 के ऊपर ही सीटें दे रहे हैं, 310 के ऊपर और 350 सीटों के आसपास या उससे ज्यादा तक दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर कि किस तरह से एक तरफ दावा इंडिया गठबंधन का यह भी है कि उन्हें 295 सीटें मिलने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दावा यह है कि वो 400 पार पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और राजकुमार भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजय आलोक जी, तीन जो
एवरेज है, जो पोल्स ऑफ पोल है, वो भी 400 तक तो नहीं दिखा रहा है, कि 400 तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं कि इसी तरह के या इसके आसपास आंकड़ा रहने वाला है, या अभी भी आपको लगता है कि 400 पार होगा जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा? देखिए सुमेरा जी, एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, और मेरा व्यक्तिगत रूप से कभी भी एग्जिट पोल पे यकीन नहीं रहा है, चाहे हम जीत रहे हों चाहे हम हार रहे हों। मेरी बोली कभी नहीं बदलती है कि हम जीत रहे हैं तो हम कूदने लगे बड़ा अच्छा एग्जिट पोल है, हम हारने लगे तो हम रोने लगे कि नहीं बिल्कुल बेकार एग्जिट पोल है। मेरा कभी इसमें आस्था नहीं, लेकिन एग्जिट पोल को मैं पूरा सम्मान देता हूँ, क्योंकि उसको करने वाले काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी लगाते हैं, और हमने अक्सर देखा है कि 95-98% एग्जिट पोल लगभग सही हो जाते हैं, क्योंकि ये दिशा बता देते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एग्जिट पोल सही होता है। लेकिन एज अ पार्टी और इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण, और अपने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होने के कारण, और हर सीट का फीडबैक होने के कारण, हमें यकीन है कि हम 400 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे। और इसीलिए तमाम सकारात्मक पहलुओं को रखते हुए मैं आज कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि परसों से जब से एग्जिट पोल आया है सिर्फ नकारात्मक बातें ही सुन रहा हूँ। इतना भी सुन रहा हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोला जा रहा है। कोई बोल रहा है कि डीएम को फ़ोन लगा रहे हैं, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इजराइल की भी खबर आ रही है कि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कोई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। तो तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इन सब का जवाब तो बेहतर रहेगा कल 2 बजे के बाद। आप देखिएगा एक नई चीज़ आएगी मार्केट में फिर से। तो नेगेटिविटी करने वालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि हम 400 पार करेंगे। ठीक है। और हमारे विरोधियों का मानना है कि हमें 400 नहीं आएंगी। उनकी कितनी आएगी इनको ना पता है। कोई 220, कोई 250, कोई 295, कोई 305। जी कह रहे हैं कि हमारे बारे में तो दावा आप कर रहे हैं, लेकिन जी ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, अजय आलोक का ये कहना है कि उनके बारे में तो आप दावा कर रहे हैं कि उनकी इतनी नहीं आएंगी, इससे कम आएंगी, लेकिन आप अपने बारे में दावा नहीं कर रहे हैं। दावा एक आया है सामने, 295 सीट का दावा आया है, लेकिन उसका आधार क्या है वो नहीं बताया गया है कि किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि 295 आएंगी, कहां से आएंगी, किस राज्य में बढ़त मिल रही है, किस आधार पर बढ़त मिल रही है, उसके बारे में बात नहीं की गई। तो क्या सिर्फ हवा हवाई है ये दावा भी, या इसका कोई आधार है? डॉक्टर अजय आलोक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, वो नहीं सुन पाए होंगे, टीवी नहीं देख पाते होंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते होंगे। एक बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। हम तो शुरू के दिन से, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लगातार कह रहे हैं कि हम 300 के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंचेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी। आपने सवाल पूछा कि कहाँ से बढ़ेंगी सीटें। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सीटें राजस्थान में कम हो रही हैं, हरियाणा में कम हो रही हैं, दिल्ली में कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं, कर्नाटक में कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रही हैं। तमाम जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं। इनकी सीटें बढ़ने की जो थोड़ी बहुत संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट इनकी तमिलनाडु में बढ़ सकती है जी। और 1 आध सीट किसी और राज्य में, जैसा केरल का बताया जा रहा है कि नहीं इस बार एक इनका खाता खुल जाएगा, 1 सीट मिल जाएगी, ये बात। लेकिन रोमाना जी, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। अभी आपने शुरुआत में राजकुमार भाटी जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। राजकुमार भाटी जी, आप ही की बात में ऐड कर देती हूँ। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में वो जहां थे उससे बेहतर कर रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि वो जहां थे उतनी तो हासिल ही कर रहे हैं, उससे कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां जरूर कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ऐसे तमाम राज्य हैं जहां वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। गुजरात में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और ये कोई एक एग्जिट पोल नहीं है, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पोलस्टर्स, तमाम और लोग ये कह रहे हैं। जहां आप नुकसान की बात भी कर रहे हैं, अगर कर्नाटक में कुछ नुकसान हो रहा है तो तेलंगाना में उन्हें फायदा हो रहा है, तमिलनाडु में उनका खाता खुल रहा है, केरल में भी उनको खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको बढ़ रही हैं सीटें, और जहां से कम हो रही हैं उसकी जगह दूसरी जगह से भी उतनी ही बढ़ जा रही है। तो कम से कम वो इस तक तो पहुंचेंगे ही। हमारा एग्जिट पोल जितना दिखा रहा है, या 300 के ऊपर तो वो हर हाल में बीजेपी दिखाई दे रही है। आपका जो आंकड़ा है वो कहीं पर भी उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका आधार होगा ना कोई। जब जिस एग्जिट पोल पे डॉक्टर अजय आलोक को विश्वास नहीं और हमें विश्वास नहीं, उसकी फिर चर्चा ही करना बेकार है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर चीन ने ये कह दिया होता कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, फिर मीडिया का क्या रौद्र रूप होता, किस तरह की डिबेट हो रही होती। चीन के संबंध, इंडिया गठबंधन के चीन से संबंध, चीन उनका दोस्त, एक तो ये बात।
दूसरी बात जो आप, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से ऊपर सीटें दे रहे थे। ठीक है। 150, 160, 165, 170, एक ने तो 184 दी थी और कितनी आई थी? 77 सीट। ठीक। और ममता बनर्जी को 110, 100, 110, 115 दे रहे थे, ठीक। उनकी आई थी 215। यही कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हुआ, यही छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुआ, यही 2004 में लोकसभा में हुआ, 2009 में राजकुमार लोकसभा भाटी जी में हुआ। जानना चाह रहे थे तमाम आपसे एग्जिट कि पोल ध्वस्त आपको हो अगर गए। लग रहा है कि आप बढ़ रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, तो कहां कहां बढ़ रहे हैं और किस आधार पे? क्योंकि वो भी दर्शक जानना चाहेंगे ना। आप एक एनालिसिस लेके बैठे होंगे, आपको भी आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने बताया होगा, वही हम जानना चाह रहे थे। हमारे साथ अभय दुबे जी भी इस बीच जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे जी, पोल्स ऑफ पोल्स की अगर बात कर लें, या हमारा TV9 का पोल भी और बाकी तमाम पोल्स भी, वो एक दिशा तो बता ही रहे हैं। हो सकता है, ये सब मानते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता, एग्जैक्ट पोल तो कल सामने आएगा, लेकिन वो एक ओवरऑल दिशा दिखाता है। और वो ओवरऑल जो एक दिशा दिखा रहा है, वो साफ तौर पर बीजेपी अपने आप अकेले अपने दम पर बहुमत के पार पहुंच रही है। एनडीए के साथ वो एक बड़ा बहुमत लेकर सामने आ रहे हैं। तो फिर आपका जो आंकड़ा है वो कहां स्टैंड करता है? सुमेरा जी, क्या दिशा दिखा रहा है आखिर ये सारे एग्जिट पोल? क्या दिशा दिखा रहे हैं? ये दिशा दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैनिपुलेट करना चाहती इलेक्शन को, चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर और प्रशासन पर दबाव बनाकर। आप 2004 में या 2009 में बिल्कुल उल्टे परिणाम आए थे। इन सब बातों को छोड़ भी दें तो एक एग्जिट पोल 280 सीटें एनडीए को बताता है, तो वहां से लेकर 401 सीटें, मतलब 120 के लगभग सीटों का अंतर बता रहा है। अब कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उसको संक्षिप्त में मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का रूल था कि पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बदल दिया। क्यों नहीं होगी? क्यों होनी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने कहा इसलिए कि इस बार आपने 85 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों को पोस्टल बैलेट की अनुमति दी है, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को पोस्टल बैलेट की अनुमति दी है, और शासकीय कर्मचारी। उदाहरण लीजिए, जैसे तमिलनाडु में 6 करोड़ वोटर हैं और 70% पोल हुआ, तो 4 करोड़ वोटर वहां 16,50,000 पोस्टल बैलेट्स है, मतलब 4% में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। पिछली 40 सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी जो जीती, जो बहुत मार्जिनल वोट से जीती। कहीं मछली शहर में 181 से जीती, तो 181, 4,000, 5,000 से लेकर 50,000 के अंदर तक। 77 सीटें ऐसी थी जो 1 लाख से कम के मार्जिन में जीती, जो लोकसभा में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता माना जाता है। अब दूसरी बात, हमने ये कहा है कि हर राउंड की गिनती के बाद आप सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कराएंगे, जो आमतौर पर ज्यादा स्थानों पर जहां मैनिपुलेशन करना होता है वहां नहीं करता है, नहीं दूसरे राउंड बगैर सर्टिफिकेट दिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से चुनाव, और ये बिल्कुल 100% बकवास एग्जिट पोल आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपने जो मांग रखी है सामने, जो आपने मांगे सामने रखी है, वो आपने चुनाव आयोग के सामने 64 करोड़। नहीं सुनिए, ठीक है, वापस आएंगे एग्जिट पोल पर भी, लेकिन आपने जो मांग रखी है सामने कि आपको जो लगता है कि आपके कारण है जिनकी वजह से आपको लगता है पारदर्शिता नहीं होगी, उसके लिए आपने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख दी है। चुनाव आयोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे देगा, आपको तर्क भी दे देगा कि वो किस आधार पर कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आप एग्जिट पोल को लेकर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। क्या तर्क देगा? हाँ बिल्कुल 100% बकवास। 64 करोड़ वोट होते हैं हिंदुस्तान में, 10 लाख से अधिक पोलिंग बूथ है। कितना सैंपल होता है? मैक्सिमम एक एजेंसी ने 5 लाख का सैंपल लिया है, 0.07893%। ठीक, क्या मायने इसका? 10 लाख बूथ है हिंदुस्तान में। जब अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, परसेंटेज से सीट को कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड, वो मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। आप अगर परसेंटेज निकाल के उसको सीट में कन्वर्ट करते हैं, वो कभी एक्यूरेट नहीं आता है। आपने अर्बन रूरल पॉपुलेशन का कितना लिया है, कहां का सैंपल कितना लिया है, ये एक मिनट सुन लीजिए। तो ये एक भ्रामक जो दुष्प्रचार किया जा रहा है एग्जिट पोल के नाम पर, वो सिर्फ इसलिए कि ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं मार्जिनल सीट्स को, और कोई नहीं इनका इंटेंशन मेलाफाइड है सरकार का। ठीक है, लेकिन एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सैंपल साइज है वो 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का सैंपल साइज है, तो हमारा एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। एक तो ये, दूसरा ये कि आप मार्जिनल जहां पर विक्ट्री का मार्जिन था
उसकी सीट, उन सीटों की बात कर रहे हैं, तो वो हम आंकड़ा भी बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, उस पर सवाल भी मैं करूंगी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे कि मार्जिनल जहां पर जीत का अंतर था या जहां पर जीत का अंतर बहुत कम दिखाई दे रहा है इस बार भी एग्जिट पोल में, वो सीटें कौन सी हैं, तो वो सीटें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर अंतर पहले भी कम था और इस बार एग्जिट पोल में भी जहां पे लग रहा है कि अंतर बहुत कम है। तो देखिए वो सीटें किस तरह की हैं। अमेठी वो सीट है जो बहुत कम मार्जिन इस वक्त दिखाई दे रहा है जिसमें एग्जिट पोल में, यानी ये किसी भी तरफ जा सकती है। और देखिए वोट प्रतिशत दोनों का, पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिल रहा है, प्रतिशत मिल रहा है, वो बीजेपी को 47.02% वोट मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 45.50% वोट मिल रहा है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, और 1.52% का अंतर है दोनों के बीच, यानी बहुत कम अंतर है। बाराबंकी की सीट, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को 48.37% वोट मिल रहा है, बीजेपी को 43.71% वोट मिल रहा है, अंतर 4.66% का है, यानी बहुत कम मार्जिन है यहां पर। लालगंज की सीट में भी यही हालत है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंतर ना के बराबर है, दोनों बराबर स्थिति पे खड़ी हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। 41.26% एक, 41.05% समाजवादी को। तो देखिए अंतर 0.21% का है। तो अब मैं आपको जल्दी बताती हूं कि अंतर गाजीपुर की सीट में भी यही हाल है, जो अंतर है वो 2.14% का है। फतेहपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंतर बहुत कम है, 0.70% का है। अंबेडकर नगर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंतर 4.46% का है, यानी 5% से भी कम का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। इतना नेक टू नेक ये मुकाबला है। इसके अलावा बिहार की बात करें, वहां पर कौन सी सीटें हैं, देखिए ये सीटें बहुत दिलचस्प होंगी, इन सीटों पर कल भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। ये सीटें बैटल ग्राउंड सीट्स हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर में आरजेडी जेडीयू के बीच जो अंतर है वो 4.70% का है। सीतामढ़ी में अंतर 2.01% का है। अजय आलोक जी, ये वो सीटें हैं और इस तरह की तमाम सीटें हैं, ये बैटल ग्राउंड सीट्स जिन्हें हम कह रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। इन पर कल भी हमारी बहुत करीब से हम नजर रखेंगे और इनके नतीजों को सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय आलोक जी, ये तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है ना, दोनों तरफ जा सकती हैं ये सीटें। जहां पर 0.70% का अंतर है, 2.01% का अंतर है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। सुमेरा जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल एक दिशा दिखाता है, उसको ये बकवास कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है दिशा क्या है, इनको भी पता है, लेकिन तब भी जानबूझ के बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये दिशा दिखा रहा है कि एनडीए 400 पार और राहुल गांधी बैंकॉक पार और कांग्रेस टूट की तरफ पार, यही है दिशा। आपके चैनल पर बैठ के ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे फिर इन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये बेईमानी करेंगे चुनाव में, मार्जिनल सीट्स करेंगे। आपने टोका नहीं सुमेरा जी, ये भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को विश्व में बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। मुद्दे पर रहते हैं, ये लोकतांत्रिक प्रणाली को विश्व में बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि 65 साल से बदनाम तुमने कर दिया, क्या चुनाव आयोग को प्रभावित करके? अरे बदनाम आप आदमी हैं, आपकी माध्यमिक, ये लोग पागल हो चुके हैं, कुछ से कुछ बोलने लगते हैं भाई। आप कोई मतलब अकल नहीं, बदनाम कर दिए, फर्जी आंकड़े देते हैं, फर्जी आंकड़े। 303 सीट, एक मिनट अभय दुबे शांत रहिए, सुनिए। 303 सीट हमने जीती थी, 224 पे 50% से ऊपर का हमारा वोट शेयर था, ठीक है। 50% से 224 सीटों में 50% से ऊपर वोट शेयर था, मार्जिन 2 से 2.5 लाख से ऊपर का था। उसके बाद आप कहते हैं कि 70 से 80 सीटें हमारी 1 लाख की मार्जिन की थी। कितनी सीटें हमने जीती? अकेली 12 उत्तर प्रदेश में। झूठा फर्जी आंकड़ा दे के यहाँ पे बकवास करते रहते हैं। नहीं, लेकिन अरे एक अजय मिनट आलोक यार, जी, शांति से रहिए, नहीं, अभी बता दिया उत्तर सुमेरा प्रदेश जी में ने, आपकी औकात क्या वो है भी खड़ी फर्जी होने की? आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी के पांव पकड़ के खड़े उत्तर प्रदेश में। अरे आपकी औकात नहीं रहेगी, आधे से कम हो जाओगे उत्तर प्रदेश में। लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को कटघरे में मत डालिए विश्व के सामने। ये जो आदत है ना, ये जो ये गैंग बना के चला रखा है ना एनजीओ के साथ और बाकी लोग के साथ, संस्थानों को लेकर अपने ही संस्थानों पर अटैक करने का, ये बंद कीजिए सब खेल, ये सब खेल बंद कीजिए। ये आपका नंगा चरित्र है, 50 नहीं क्रॉस करने जा रहे हैं आप, और दिशा तो तय हो गई है अभय दुबे। राहुल गांधी बैंकॉक पार, कांग्रेस टूट की तरफ और हम 400 पार। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब भी दे दीजिए, उसका जवाब भी दे दीजिए। खानदान को जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलिए, देखिए नहीं, अभय दुबे जी, अजय आलोक जी, प्लीज भाषा का संयम बनाकर रखिए। तमीज से बात करो, की बात नहीं, तमीज से बात कर, आप दोनों नहीं, तमीज से बात कर, खानदान को भेज दे, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप खानदान को भेजो भोपाल में, ना करें प्लीज। अजय आलोक, अभय दुबे, जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दे सकती, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अजय आलोक जी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? अभय दुबे जी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा तो संयम बरतिए।
अरे ये क्या कह रहे हैं? मैंने शुरू किया था, आपको देख रहे हैं, ये मैंने शुरू किया था, दोनों को मेरे देख रहे हैं, खानदान को आप भेजूंगा। दोनों, तो आप कैसी बात कर रहे हो? तो हमारे तमीज़ से बात करने की इस तरह से बात करेंगे आप दोनों, इस तरह से बात करनी चाहिए आपको, सब देख रहे हैं आपको। नेशनल अरे मैंने बोला राहुल जाएंगे बैंकॉक, तो कैसी बात कर दी मैंने? ऐसे ऐसे बात नहीं करनी ना। हम राहुल जिस ने मुद्दे पर बैंकॉक तो गलत बात क्या कर दी? राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं क्या? कह दिया तो बात है। राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग पहले 1 मिनट शांत हो जाइए। नहीं, राहुल बैंकॉक नहीं जाते हैं, बोल दो नहीं। अभय दुबे जी, बताओ ना, आप भी जाओ ना प्रार्थना करने, आप भी जाते हो। मैं भाटी जी आपसे बात करती हूँ, आप पहले शांत हो जाइए दोनों, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। बैंकॉक जाते हैं प्रार्थना करने। उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी सीटें दिखाई जहां पर बैंकॉक जाते हैं प्रार्थना करने ना। बहुत कम है, मार्जिन जो अंतर है वो बहुत कम है। क्या ये सीटें स्विंग सीटें हो सकती हैं? नहीं, एक तो सुमेरा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। अगर प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे, संदेह व्यक्त करना बंद कर दिया जाएगा, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। ये तानाशाहों की भाषा है कि प्रश्न मत उठाओ, संदेह मत करो। आपको जवाब देने चाहिए, उनके चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। प्रश्न उठाना विपक्ष का काम है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लेकिन अजय आलोक ने जिस भाषा का प्रयोग आपके चैनल पे आज किया, बहुत ही मुझे बहुत शर्म आ रही है। हमें गैंग बता रहे हैं, पागल बता रहे हैं। बोले इन्होंने गैंग बना रखे हैं, ये पागल हो गए हैं, बकवास कर रहे हैं, और फिर बाद में तो तू तड़ाक पे उतर आए। अगर एग्जिट पोल के बाद इनकी भी ये भाषा है, भाषा किस तरह है, तो अगर ये गलती से चुनाव जीत गए तो ये तो हमें हमारे ऊपर हमला कर। ये आरोप तो आज लगाया गया कि एक टूल किट है जो काम कर रही है, एक टूल किट है जो विदेश से काम कर रही है। उस टूल किट के तहत सोशल मीडिया पर लगातार एक तरह का नैरेटिव बनाया गया है। जो संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन पर सवाल उठाए गए हैं। एक टूल किट के तहत ये मांग की गई है बीजेपी द्वारा कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसी टूल किट काम कर रही है? एक CSDS ने एक सर्वे किया, हो सकता है आपने जरूर देखा होगा, बहुत जागरूक पत्रकार हैं आप। CSDS का सर्वे आया, CSDS प्रतिष्ठित संस्था है, कि कितने लोगों को भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास है। तो उसका रिजल्ट आया 29%, 29%, जबकि 1 साल पहले उन्होंने सर्वे किया था तब 50% लोगों को विश्वास था। तो ये हालत चुनाव आयोग की होती जा रही है। हम अकेले सवाल नहीं उठा रहे, पूरा देश देख रहा है। जब पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, ये नियम है, ये कानून है, तो चुनाव आयोग इस बार क्यों चाहता है कि बाद में करें? और चुनाव आयोग ने पहले चरण का मत प्रतिशत 11 दिन बाद क्यों बताया? क्या ये सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? नहीं, ये सवाल हम तो मान लें कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, अभी हम लेकिन जब चुनाव आयोग के नतीजों पर बात करें तो फिर अगर चुनाव के नतीजों में जहां आप बेहतर करेंगे वहां पर भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, या आप तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? उस प्रक्रिया का जिसका आप भी हिस्सा थे, जिसका सभी हिस्सा हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आप सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी इस पूरे देश में जो चुनाव हुआ, पूरी चुनाव प्रक्रिया को आप सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। नहीं, ये तो ऐसा सवाल हुआ कि दिल्ली में एक घटना हुई थी बहुत पहले कि पुलिस ने एक व्यापारी को गोली मार के उसकी गाड़ी में सोना लूट लिया था। बाद में वो खुल गई घटना। अब इस पे लोग कहने लगे, अरे आप 10 थानों के सामने से गुजरे थे, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, एक ही जगह पुलिस पे आप क्यों सवाल उठा रहे हो? ये कोई सवाल हुआ? जहां गलती दिखाई देगी वहीं तो सवाल उठाया जाएगा, जहां अनियमितता दिखाई देगी वहीं तो सवाल उठाया जाएगा। सवाल नहीं उठा, आप या तो उस अनियमितता को सुधारिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप पूरे चुनाव प्रक्रिया नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। क्या मेरा आपसे सवाल है, आप जब चुनाव आयोग को इस तरह से कटघरे में नहीं, कतई नहीं, क्या आप कतई नहीं, बिल्कुल नहीं पर सवाल उठा रहे हैं? आप क्योंकि निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप जो जड़ है, बिल्कुल नहीं। अगर हमें सवाल उठा रहे हैं तो आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं सुमेरा जी, अगर हमें चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास न होता तो हम चुनाव न लड़ते। हमें भारतीय चुनाव प्रणाली पर पूरा विश्वास है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है। कहीं जहां कमी है वहां सवाल उठाना हमारा धर्म बनता है। कहां पर है? आप चुनाव आयोग जो पूरी क्यों नहीं चल प्रक्रिया सकते? क्यों नहीं चल सकते? चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, आप उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वही अपना काम ठीक नहीं कर रहा। अगर आप इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर ही सीधे लगा देते हैं तो पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आती है या नहीं? मैं इसका जवाब दे देता हूं। आप बहुत बढ़िया डिबेट कर रही हैं, अच्छे सवाल पूछ रही हैं और जवाब सुनने का कहने का समय दे रही हैं हमें बोलने दे। कई एंकर बोलने ही नहीं देते, चिल्लाने लगते हैं। बोलिए। अब हम जब उन पर सवाल उठाते कहने लगे, आपको जब एंकरों से इतनी दिक्कत है तो आप क्यों जाते हैं शो में, आप डिबेट में क्यों जाते हैं?
अरे कुछ एंकर अच्छी डिबेट करते हैं, कुछ एंकर खराब करते हैं। चुनाव आयोग कुछ काम बढ़िया करता है, कुछ खराब करता है। जहां खराब करता है वहां हमारा धर्म बनता है सवाल उठाने का। या तो उसमें सुधार करे या हमें संतुष्ट करे, उसका जवाब दे। इसमें कौन सा अपराध है? ठीक है, बिल्कुल सवाल उठाना भी जायज है और चुनाव आयोग जवाब भी देता रहा है समय समय पर। जो आंकड़े उन्होंने देर से जारी किए उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जगह री पोलिंग हुई और बहुत से और तर्क चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया था, बाकायदा जवाब दिया गया था। अभय दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? अभय दुबे जी बात रखिए अपनी। सुमेरा जी आप देखिए, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता थे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया इस बात को कि 10 दिन बाद 6% कैसे बढ़ गया। सारे राजनीतिक दलों को चिंता थी कि ये 6% आखिर, और उन्होंने कंसोलिडेटेड डेटा उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने वोट पड़े थे और कितना उसमें से मिले और उसका प्रतिशत ये। तो सब चिंता सबने व्यक्त की। तो इसका अर्थ क्या माना जाए? 10 साल हो गए देश में, 10 साल में सूत्रों के हवाले से खबर कि विदेशों से पैसा आया और भीमा कोरेगांव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, सब में कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर, ये टूल किट है कोई जो विदेश में काम कर। अरे साहब, सूत्र कब तक? आज तो जारी कर दो सूत्र। ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। हमारी आस्था है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 117 शिकायत करने के बाद अगर चुनाव आयोग, हमने 77 डेज में 117 शिकायत की। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं। हमने 14 शिकायतें की, एक नोटिस तक नहीं दिया आपने, तो फिर कैसे आस्था व्यक्त करें? बताइए आप। पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको लेकर हम सब प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं होगा। तो इसलिए ठीक क्या अभी भाटी जी ने कि अगर हम चिंता व्यक्त करते तो भी सवाल खड़ा करते हैं आप। ठीक है, आप चिंता व्यक्त करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपको जो भी चिंता व्यक्त करनी है वो आपने की भी है, करेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे। लेकिन पूरी प्रक्रिया को जब सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है तो फिर पूरा प्रोसेस ही सवालों में आ जाता है। भाई वो सवाल पूछ रही थी, लेकिन इस बीच हम अब अपने दर्शकों को, मैं आती हूँ आपके पास अजय आलोक जी, इसके बाद इंडिया गठबंधन के 2 बयान सुनवाते हैं। ये दोनों बयान आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। पहले दोनों बयान सुन लीजिए, फिर अजय आलोक जी मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। इस पर अभय दुबे जी आपकी और राजकुमार भाटी जी आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूरी बनती है। लेकिन उससे पहले अजय आलोक को मैं मौका दूंगी। अजय आलोक जी, आपने सुना अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि करो या मरो के लिए आंदोलन करने के लिए जनता तैयार बैठी है, कुछ भी ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। मनोज झा भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं वो? क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरफ उनका इशारा है? ये इशारा साफ है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनको भारतीय लोकतंत्र प्रणाली पे भरोसा ही नहीं। अभी अभय दुबे कह रहे थे कि सूत्र के हिसाब से, भैया जारी करो ना। सूत्र कौन थे? अरे सूत्र सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के बोला कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई है और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे पार्लियामेंट्री देशों को इंटरफेयर करना चाहिए। बोलिए राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला? हाँ या ना? विदेश में बैठ के भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करता है एक विपक्ष का नेता। इससे बड़ा सूत्र क्या होगा? अगर बोलिए तो सुना दूं। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी टूल किट वाली बात पे अगर हम वापस आए तो टूल किट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं आज। Speaking to former US Undersecretary of State at Harvard University, Professor Nicholas Berger, question: while the crusaders of democracy, namely US and EU, are in oblivion of the fact that a huge chunk of democracy model has been undone in India. Listening to Rahul Gandhi. The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. ठीक है. With regards to, and frankly, the opposition is
fighting ये that बयान battle. हम सबका सुना हुआ है। ये बयान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इस पर हूं। अभय दुबे प्रतिक्रिया देंगे। ये टूल किट ये होता है, अभय दुबे जवाब है इसका। लेकिन अजय आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप। मेरा सवाल आपसे ये कि टूल किट के बारे में अगर कोई जानकारी थी तो क्या सिर्फ आखिरी बताइए दिन ना, आई है? नतीजों से पहले बीजेपी आज गई चुनाव आयोग के पास और कहा कि टूल किट एक्टिव थी। अगर टूल किट एक्टिव थी, कोई जानकारी थी, तो ये आज जानकारी पास आई या पहले से जानकारी थी इसके बारे में? जानकारी फिर क्यों नहीं रखी गई सामने कि ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल पहले से जानकारी थी और समय समय पे सुमेरा जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने आप लोगों को बताया है, बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू तक में ये बात कही है, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं। और अब ये डायरेक्टली ये एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत ये भारत की चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं विश्व के सामने। ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त होगी क्योंकि ये हार रहे हैं। अरे ये जब जीतते हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली बड़ी स्वस्थ रहती है, नहीं? तेलंगाना में बड़ा ठीक था, पंजाब में बड़ा ठीक था, हिमाचल में बड़ा स्वस्थ था। देश के बाहर देना और उसके बाद ये आरोप लगना बीजेपी द्वारा कि टूल किट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने के लिए एक पूरी स्कीम के तहत, एक पूरी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुमेरा जी, राहुल जी ने तो कभी नहीं कहा। मैंने प्रधानमंत्री जी का बयान जरूर सुना है कि 2014 के पहले लोग कहते थे कि भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। न सिर्फ राहुल जी का बयान सुना नहीं और लिए कहा उन्होंने, बल्कि अपने पुराने सारे राहुल जी का बयान सुना नहीं आपने? कैबिनेट में क्या बोला उन्होंने? दूसरी बड़ी बात बताता हूं, हर बार भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो पाकिस्तान के पीछे छिपने की कोशिश करती अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। आज सिलसिलेवार सर्वोच्च अदालत ने ये बात, पाकिस्तान भी तो अभी के समर्थन में बोल रहा है, अभी के बारे में जब एक्सटेंशन दिया तो वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कोलैप्स कर रहे हैं। ये प्रमाण आ गया सामने। बताइए आप, बहुत बुरा हाल होगा कल आप लोग का कि नियुक्ति में से आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, हटाया कि नहीं हटाया? अब जब हटाने के बाद ये पता लगता है कि वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जो मनोज झा कह रहे हैं, वो किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी नतीजा इसके खिलाफ आएगा, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आएगा, तो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या होने वाला है? भाई अगर मैनिपुलेट करते हैं इलेक्शन में परिणामों को, तो महात्मा गांधी का नारा है, करो या मरो। हमको प्रजातंत्र बचाने के लिए, आजादी के पहले प्रजातंत्र की स्थापना के लिए लड़े थे। आजादी के बाद आज जब प्रजातंत्र पर खतरा है तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए लड़ेंगे। इसमें कहां गलत कह दिया? वो तो महात्मा गांधी के नारे को ही प्रतिबिंबित किया। इसमें क्या आपको हिंसक बात? अजय आलोक ये कह रहे हैं कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप तैयार बैठे हुए हैं कि जो आपने कहा के मुताबिक नतीजे नहीं आएंगे तो आप अराजकता फैलाने के लिए तैयार हैं। तो क्या वही तैयारी है? क्या महात्मा गांधी के विचारों को प्रकट करना अराजकता? महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे थे, आप अंग्रेजों की हुकूमत से अभी आज के भारत की तुलना कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे अंग्रेज? नहीं, अब अभय दुबे जी, अंग्रेजों ने भी सारी आप आज के दिन में जो भारत में लोकतंत्र है उसे आप अंग्रेजी शासन काल से उसकी तुलना कर रहे हैं, यही तुलना करना चाहते हैं आप? भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी नित लोकतंत्र की बात कीजिए। बार बार भारतवर्ष के पीछे छिपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। हमने सवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े किए हैं। भारत में लोकतंत्र है या नहीं, कर रहा है। आप ये स्वीकार करते हैं या नहीं? भारत में लोकतंत्र है या नहीं? अच्छा, आप तो लोकतंत्र पर ही सवाल उठा रहे हैं। है ही नहीं, लोकतंत्र ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। अरे तो आप निर्णय करा दीजिए। चलिए, आप सुमेरा जी कहें कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। नहीं, सुमेरा जी कह दें TV9 भारतवर्ष ये एश्योरेंस दे दे कि हाँ, हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या बात करती हैं? बिल्कुल मुद्दे पर हूं मैं। आप कह रहे हैं जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, चेंज नहीं वो किया। लड़ाई आज ये के दिन क्या लड़ी सारे जाएगी। आप संकेत तुलना हैं, कर रहे बताइए। हैं आजादी की लड़ाई से आज के दिन की आपकी राजनीतिक लड़ाई को। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप उसे आजादी की लड़ाई से उसकी तुलना कर रहे हैं। लोकतंत्र के मायने क्या है? नहीं, अच्छा, आपके लिए लोकतंत्र के मायने क्या है? मुझे बताइए। चुनाव आयोग की लड़ाई चुनाव आयोग की सुनिए ना, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र के मायने है कि नहीं है, ये बताइए। अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में सरकार चुनी जाए और पारदर्शी तरीके से, तो उसको लोकतंत्र कहेंगे। अभय दुबे जी, आपको जाहिर सी बात है पूरी प्रक्रिया के तहत कोई भी दिक्कत होगी तो आप चुनाव आयोग जाएंगे, आप उसके बाद अदालत जाएंगे। आप चुनाव आयोग से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अदालत जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं जनता आएगी सड़कों पर, जनता आए सामने।
आप जनता को बुला रहे हैं किस वजह से, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं राजकुमार भाटी जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उनके नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ये बयान दिया है। राजकुमार भाटी जी, दरअसल क्या मकसद है? नहीं, अभी आपने कहा, पूछा अभय दुबे जी से कि भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र हमें थाली में सजा के नहीं मिला है। इस लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, संघर्ष किया 90 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ। लोग जेल गए, प्राण गवाए, अपने प्रॉपर्टी गवाई, तब जाके हमें ये लोकतंत्र मिला। अगर उस लोकतंत्र पर कोई आंच आती है तो उसमें गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करना, क्या आह्वान करना कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर लोकतंत्र पे आंच आती है तो। आप ये कहिए और गांधीवाद से बढ़िया तरीका लगता है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और इस वजह से आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरें, यानी अगर आपके पक्ष में चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे तो आपके मुताबिक लोकतंत्र खतरे में है, ये है क्या? यही आपकी लाइन है क्या? हमें पूरा संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी अंग्रेजों के साथ थे, भारत की जनता के साथ नहीं थे। और एक बात और मैं आपको कह दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ सुमेरा जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की 2 धाराएं थी, एक गांधी की धारा थी, एक भगत सिंह की धारा थी। दोनों का साहित्य आप पढ़िए, दोनों कहते हैं कि केवल अंग्रेजों को भगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं जनता का राज कायम हो, गरीबों का राज कायम हो। अगर ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज वही शोषण करते रहे तो उस आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा। दोनों ये कहते थे। तो इसलिए लोकतंत्र को और आजादी को बचाने के लिए जनता को सजग रहना पड़ेगा, जनता को चौकस रहना पड़ेगा, ताकि हमारी आजादी खत्म ना हो जाए। मतलब चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा ये। अजय आलोक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है सर, मैं आऊंगी वापस आपके पास। अजय आलोक जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं को किसी भी शक शुबा, किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए? अगर कोई सवाल, ये प्रक्रिया का हिस्सा है ना, आप भी तो आज चुनाव आयोग के पास गए कहने के लिए कि देखिए एक टूल किट है जो एक्टिव है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के तमाम दलों, वो भी चुनाव आयोग के पास पहुंच रहे हैं अपनी तमाम शिकायतें लेकर, तो ये शिकायतें भी की जाएंगी और अगर ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद उनके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं, चाहे वो अदालत जाएं या आगे बढ़ें। उस पर आप उन्हें देश विरोधी कैसे कह देते हैं, या देश विरोधी होने का क्या कटघरे में खड़ा किया जा सकता है इस आधार पर? हम बिल्कुल उनको देश विरोधी नहीं कहते हैं कि कोई चुनाव आयोग में जाकर अपनी शिकायत कर रहा है तो वो देश विरोध नहीं हुआ, वो उनका अधिकार है। लेकिन उस शिकायत के बाद लगातार ये कहना, अभी आपके चैनल पे कहना, ये तरह की तमाम बातें कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। 45 साल लगातार कांग्रेस ने शासन किया, तो क्या आज हम कह दें कि उस वक्त देश में लोकतंत्र नहीं था, कांग्रेस सरकार में थी इसलिए सरकार नहीं आती? ऐसे तो फिर देश में सरकार ही नहीं बदलती। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है जिसकी इतिहास दुनिया दुहाई देता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका मजाक उड़ाने वाले उसी लोकतंत्र के विपक्षी। मतलब ये हताशा, निराशा की पराकाष्ठा है। ठीक है, आपके वाम विचारों से ग्रसित होकर अपने देश के लोकतांत्रिक संग्रह को वाम विचारों से देखने वाली पार्टी, कंप्लीटली नक्सलवाद का समर्थन करने वाले लोग आज की तारीख में क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए जी सुमेरा जी, देखिए अखिलेश जी का वक्तव्य करो या मरो का अर्थ क्या है? या तो प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना करो, नहीं तो मरो। मारो नहीं कहा उन्होंने, अर्थात आंदोलन करो, आमरण अनशन करना है तो करो, प्रोटेस्ट करो, ये उनका आशा है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि हिंसा फैलाना चाहती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, कोई विमनस्य नहीं। एग्जैक्ट पोल भी कल आने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर आप हमारे साथ किसी ना किसी समय जुड़ेंगे, आपसे फिर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष पर कल सुबह से लगातार आप देखिए बड़ी और मेगा कवरेज चुनाव के नतीजों को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव के। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें।